Good afternoon, better. Attend your roll call. Tanisha. Priya. Bhumika. Santosh. Aarti. Pankaj. Archana. Shyam Parik. Sneha. Deepak. Anudaya. Rakshita. Muskan. Rashi. Sanjana. Renuka. Kritika. Rachi Sen. Priya. Sakshi. Priya. Moni. Vinay. Malak. Ashita. Ritesh. Janvi. Jatin. Twinkle. Niti. Yogita. Sapna. Mehak. Dipesh. Vishal. Disha. Komal. Sagar. Kajal. Nidhi. Krish. Manisha. Parul. Aman. Alisha. Disha. Tamanna. Anju. Mohsin. Aditi Suhag. Hemlata. Radhika. Nidhi. Preeti. Vijay. Aman. जतिंद्रिया, प्रवेश, कोमल और कोई स्टूडेंट हो गई सभी की अटेंडेंस? किसी बच्चे को कोई डाउट तो आप मेरे से पहले पूछ रहे हैं। सर एक बार S3 PO2 का स्ट्रक्चर। S3 PO2 का एक कॉमन चीज बेटा आप सभी को ध्यान रखनी है, हम आपको बता दें पहले देखो स्ट्रक्चर में स्टार्ट करूं बनाने उससे पहले कोई भी कंपाउंड आप बनाएं, हाइड्रोक्सी एसिड जो अभी हम बनाएंगे जैसे फास्फोरस का, जब भी आप उसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो मैक्सिमम एक चीज ध्यान रखनी पड़ती है, वो क्या? फास्फोरस की वैलेंसी। आप जानते हैं कि फास्फोरस ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट है और उसकी मैक्सिमम वैलेंसी 5 हो सकती है, तो आप मोस्ट ऑफ द कंपाउंड में क्या देखोगे कि उसकी वैलेंसी कितनी होगी? 5। सिर्फ इस छोटी सी बात को ध्यान रखेंगे, स्ट्रक्चर आपके सामने होगी, विद सम एक्सेप्शंस तो होती हैं, अभी को आपको हम बता देते हैं। बेटा हमारी जो यूनिट चली हुई है उस यूनिट का नाम क्या था? फीडलो एलिमेंट। हम कंटिन्यू करें आगे आपको पढ़ाना, उससे पहले अभी जो इस बच्चे ने अभी क्वेश्चन पूछा कि सर आप हमें स्ट्रक्चर बता दें S3PO2 की। देखो S3PO4 के बारे में आपने सुना था, एक रीजनिंग टाइप क्वेश्चन हमने लिया था। S3PO3 के बारे में भी देखा था। ये फास्फोरिक एसिड है, ये फास्फोरस एसिड है, ये हाइपोफास्फोरस एसिड है। तो इसमें कॉमन चीज आपको क्या देखनी होगी जब भी आप स्ट्रक्चर का एक्सप्लेन करें कि सबसे पहले आप ड्रा कर लें, यानी लिख लें कॉन्फिगरेशन किस चीज की? नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3, ताकि आप थोड़ा समझ पाए कि ऐसा इसमें ही क्या होगा। यहाँ पे 2d होता नहीं, जस्ट एक वैलेंस शेल का नंबर बढ़ा दें, इससे अगला एलिमेंट फास्फोरस उसकी कॉम्बिनेशन आ जाती है, तो 3s2 3p3 हो गया, लेकिन इसमें 3d भी होता है। कहने का अभिप्राय है कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पे 1 2 3, और d यहाँ पे वैकेंट है। d क्या है बोलो? यहाँ पे वैकेंट है।
If there is something requirement, then one of that 3s electron may jump into the 3d and thus phosphorus can expand their valency. मतलब ये अपनी वैलेंसी बढ़ा के कितनी कर सकता है अगर ये चाहे तो। देखो एक इलेक्ट्रॉन अगर आगे जंप कर गया 3s का, बोलो किसके अंदर, यहाँ पे इस टाइप से 3d के अंदर, तो हो गई ना 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो ये फास्फोरस बोलो कितने बॉन्ड बना पाएगा, अपने 5 बॉन्ड ये बना लेगा। क्लियर हो गई इतनी बात। तो अब हम चलते हैं अपने इसी पॉइंट के ऊपर। इस पॉइंट तक हम पहुंचे, उससे पहले दूसरी चीजों को हम कंपेयर करते चले जाते हैं। जैसे हमने पहले लिया H3PO4 का था, आपने देखा इकट्ठी बन जाएंगी सारी स्ट्रक्चर, क्या पता 2 मिनट के बाद कोई दूसरा बच्चा पूछ ले। एक फास्फोरस लिया, 4 ऑक्सीजन ले ली, एक फास्फोरस लिया, यहाँ पे हमने सिर्फ 3 ही ऑक्सीजन ले ली, 1 2 3। यहाँ पे एक फास्फोरस लिया, हमने 2 ही ऑक्सीजन ली, 1 और 1 2। ऐसा हमने काम किया। सेंट्रल एटम बोलो कौन है हमारा, सेंट्रल एटम है फास्फोरस, फास्फोरस, फास्फोरस। अब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन है तो क्या करेंगे, 1 हाइड्रोजन, क्योंकि एसिडिक नेचर है इसका, एसिडिक नेचर है, एसिडिक नेचर है इसका, तो उस ऑक्सीजन से अटैच कर। मैक्सिमम वैलेंसी फास्फोरस बोलो कितनी बना सकता है, वो तो 5 ही बना सकता है, 5 उसकी मैक्सिमम हो गई। स्ट्रक्चर आपके सामने हो गया, ये ट्राई बेसिक एसिड हो गया, क्योंकि सारे के सारे H किससे अटैच है, बोलो यहाँ पे किससे अटैच है, ऑक्सीजन से अटैच। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बिल्कुल इसी टाइप का कुछ काम करना चाहें, देखो इसी टाइप से आप ये कहें कि सर इसको भी तो बना देते हैं इसी टाइप से, ट्राई बेसिक एसिड, तो इस टाइप से आप देखेंगे कि फास्फोरस के बोलो कितने बॉन्ड हो गए, यहाँ पे तो 3 हो गई। लेकिन फास्फोरस अपनी वैलेंसी को एक्सटेंड जरूर करता है, और ये कॉमन सी चीज हमें ध्यान भी रखनी पड़ती है कि जो फास्फोरस के केस में क्या हम ध्यान रखेंगे कि जो ये फास्फोरस है H3PO3 के अंदर हम क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर देखिए ना, बोलो कितने बॉन्ड बन गए इसमें, स्ट्रक्चर ठीक है या गलत है, अब हो गई ठीक। अब फास्फोरस की वैलेंसी बोलो कितनी हो गई, 5 हो गई ना, 1 2 3 4 5। कहने का अभिप्राय मेरा क्या था, जो थोड़ी सी बात हमें ध्यान रखनी पड़ती है, क्योंकि थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि जो हमें एक्सपेरिमेंटल बातों से पता चला, मतलब इस कंपाउंड का नेचर हमें क्या पता चला कि इट एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज एसिडिक नेचर। एसिडिक कैसे, H को O से अटैच करते हुए दिखा दिया, और ये डाई बेसिक है, ये ट्राई बेसिक नहीं, ये पता चला। उसके बाद आपके एक H ऐसा जो P से अटैच है, तो इसके रिड्यूसिंग नेचर का पता चला। अब हम चलते हैं 2 कदम आगे। इधर हमने क्या किया, हमारे पास देखो एक ऑक्सीजन, ये दूसरी ऑक्सीजन, दो ही ना, H बोलो कितने हो गए, 3। अगर हम 3 H को अटैच कर दें, एक H इधर कर दिया, एक H इधर कर दिया, एक H हमने इधर कर दिया ना ऐसे, और ऐसे ये काम किया, देखो ये काम किया, कर दिया हमने ऐसे। ऐसे करने से फास्फोरस के कितने बॉन्ड हो गए, फास्फोरस के तो 3 बॉन्ड हो गए। अब हमने फिर से वही जो यहाँ पे काम किया था, यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड बना दिया, एक H हम यहाँ पे ले आए, और इस तरीके से बोलो H कितने हो गए, 3। फास्फोरस कितना हो गया, 1। ऑक्सीजन कितने हो गए, 2। हर किसी के अंदर आपने क्या देखा कि फास्फोरस क्या है, पेंटावैलेंट। ये कॉमन सी चीज हमें ध्यान रखनी पड़ती है थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो कुछ चीजें हमें क्रैम करनी होती है ना, लेकिन क्रैम भी कुछ इस तरीके से करें कि वो लंबे सीरीज में हमारे काम आ जाए। तो जब कभी भी आप हाइड्रोक्सी एसिड पढ़ें फास्फोरस के ग्रुप नंबर 15 के अंदर, तो एक बात जो आपको ध्यान रखनी है वो यही ध्यान रखनी, बोलो क्या, कि फास्फोरस पेंटावैलेंट आपको दिखना चाहिए। अगर उस छोटी सी बात को आप ध्यान रख देंगे कि फास्फोरस पेंटावैलेंट दिखना ही चाहिए, तो आप क्या देखेंगे, 1 2 3 4 5, नाउ द करेक्ट स्ट्रक्चर, 1 2 3 4, नाउ द करेक्ट स्ट्रक्चर, नाउ द करेक्ट स्ट्रक्चर, ऐसे करके। क्योंकि एक्सपेरिमेंटली ये पता चला कि जो कंपाउंड है ना, ये मोनोबेसिक एसिड है। मोनोबेसिक का मतलब एक है, लेकिन एक्सपेरिमेंट का हम जो कंपाउंड का फार्मूला देख के H3PO2 हम नहीं पता लगा सकते ना। हमारे पास ऑप्शन तो और भी थी, और भी क्या थी, अगर हम इस डबल बॉन्ड को हटा के इस H को यहाँ पे हटा के स्ट्रक्चर ऐसे बना दूं, तो क्या अब H3 नहीं है, क्या फास्फोरस 1 नहीं है, ऑक्सीजन 2 है, और 3 बॉन्ड तो बना ही सकता है ये। लेकिन क्या इसकी करेक्ट स्ट्रक्चर, नो, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल डाटा के साथ मैच नहीं करती। अब एक्सपेरिमेंटल डाटा को हम कैसे क्या कुछ करें, इसीलिए मैंने आपको बताया कि जो आपके हाइड्रोक्सी एसिड है, जब आप उनको याद कर रहे हो, तो उस वक्त क्या बात आपको ध्यान रखनी है, बताओ कैसे बनाई थी अभी हमने स्ट्रक्चर, H3 H हो गई 3, एक फास्फोरस, क्या करेक्शन करें, ये डबल बॉन्ड और एक H यहाँ हो गया ना, ठीक। तो इस छोटी सी बात का हमें ध्यान रखना था, और हमारी स्ट्रक्चर ठीक हो जाती है। इसके साथ एक दूसरी चीज और मैं आपको सिखा देता हूं यहाँ पे,
देखो ग्रुप 15 में तो ये कॉमन सी बात आप ध्यान रखेंगे, लेकिन अगर हम चले जाएं ग्रुप नंबर 16 के अंदर, किसके अंदर, ग्रुप नंबर 16 में, तो देखो अगर हम ग्रुप नंबर 16 की यहाँ पे बात करें, ऐसे 16 की, तो आपको क्या क्या दिखाई देगा 16 के अंदर, बोलो पहला एलिमेंट कौन है यहाँ पे, बताओ क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1s2 2s2 2p4, ऐसा हम लोग लिखते हैं। तो आपने देखा कि 2s के अंदर दो इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हैं, पेयर की फॉर्म में, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हर्ट्ज रूल के बेसिस पे देखा, दो ही बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ये दो तो आपके लॉन्ग पेयर बन गए यहाँ पे, लेकिन ये अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड कर सकता है या नहीं, नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास 2d होता ही नहीं। सल्फर जो इसके जस्ट नीचे है, वैलेंस शेल को लिखा, और क्या बन गया आपका 3s2 3p4 जैसे आपकी बन गए। तो आगे 3d भी होता है इसके अंदर, तो s के अंदर ये दो इलेक्ट्रॉन हुए, p के अंदर देखो ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, d आपका वैकेंट है यहाँ। अब हम बात करेंगे कुछ कंपाउंड की, जैसे ये बात तो आपने मेरे से पूछी थी, आपने मुझसे स्ट्रक्चर पूछी S3PO2 की, मैंने S3PO2 S3PO3 S3PO4 तीनों की आपको बता दी यहाँ पे, ठीक हो गया। और कॉमन फैक्ट क्या लगाया हमने बीच में, पेंटावेलेंट, ध्यान रखना, क्लियर हो गया। अब इसको मैं साफ करूं उससे पहले मैं एक कंपाउंड का नाम लिख देता हूं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर एग्जाम्पल सल्फ्यूरस एसिड, ये ऐसे करके। इनमें क्या ध्यान रखना है कि स्ट्रक्चर ऐसी बनाओ, स्ट्रक्चर ऐसी बनाओ कि डाइबेसिक बने, कैसे बने, तो अब वो कैसे बनाए, देखो हमने एक सल्फर लिखा, ऑक्सीजन हमने 4 दिखा दिए यहाँ पे, दिखा दिए ना 4। अब डाइबेसिक कब होंगे, जब ऑक्सीजन के साथ कौन अटैच जरूर हो, आपका H। बची हुई वैलेंसी पूरी कर दें, ऑक्सीजन का एक बॉन्ड बना हुआ है, एक और बना दो, क्योंकि ऑक्सीजन तो दो बॉन्ड बना सकता है, आपने देखा दो लॉन्ग पेयर बच जाते हैं। ऐसे ही ये ऑक्सीजन, अब ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, ये भी डबल बनाएगा, ऐसा क्यों किया, ऐसा करने सल्फर के 6 बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड कर सकता है ना। देखो P का इलेक्ट्रॉन D में गया, अब 4 बॉन्ड बना सकता है सल्फर, S वाला भी आगे चला जाए, तो अब 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो सल्फर 6 बॉन्ड बना सकता है। मतलब सल्फर वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड कर सकता है, आपने देखा कर लिया उसने, 6 बॉन्ड बनाने थे उसने बना लिए, यहाँ पे बन गए ना, तो स्ट्रक्चर बन गई बोलो किस चीज की, सल्फ्यूरिक एसिड की। अब हम बात करते हैं यहाँ पे H2SO3 के अंदर, आप देखो एक सल्फर लिया, एक सल्फर और ऑक्सीजन, बोलो कितनी है बेटा, 1 2 एंड 3 हो गई ना 3। अब ऑक्सीजन आपके ये कितने हैं बोलो, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो सिर्फ 2 है, तो इस डाइबेसिक है, एक H इधर लगाया एक इधर लगाया, तो यहाँ पे बची हुई वैलेंसी पूरी कर लो, ऑक्सीजन की हो गई, ये डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे सल्फर ने सिर्फ 4 बॉन्ड बना रखे, क्या बना रखे हैं, 4। यहाँ पे हमें ये बात ध्यान नहीं रखनी, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि नाइट्रो जो ग्रुप नंबर 15 के हाइड्रोक्सी एसिड होते हैं, फास्फोरस के जितने कंपाउंड होते हैं उसके अंदर आपको क्या बात ध्यान रखनी पड़ी, पेंटावेलेंट। ये बात बस एक चीज दिमाग में बैठा लो, पेंटावेलेंट के अनुसार स्ट्रक्चर बनानी है, 5 बॉन्ड उसके दिखाने ही दिखाने आप। यहाँ पे क्या बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे ये बात ध्यान नहीं रखनी कि जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस था, यहाँ पे ऑक्सीजन के नीचे सल्फर है, ये 6 बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है, तो ये सारे के सारे हेक्सावेलेंट होने चाहिए, कि मतलब हर स्ट्रक्चर में 6 बॉन्ड दिखने चाहिए ना। यहाँ पे क्या बात ध्यान रखनी पड़ी कि सारे के सारे डाइबेसिक दिखने चाहिए, क्या दिखने चाहिए बोलो, डाइबेसिक। सल्फ्यूरिक एसिड इज डाइबेसिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड इज डाइबेसिक एसिड, ऐसे आप ध्यान रखेंगे। तो यानी दोनों ही सीरीज के अंदर जो हाइड्रोक्सी एसिड होंगे आपके फास्फोरस के, और हाइड्रोक्सी एसिड की जो आप स्ट्रक्चर बनाएंगे सल्फर की, दोनों में बस एक ही बात रखनी है ध्यान, और उसी बात को ध्यान रखते हुए अपनी स्ट्रक्चर ड्रा कर देंगे। और कभी कोई रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आए कि बताओ ये एसिडिक है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो अदरवाइज देखो आप ऐसा भी तो कर सकते थे ना, देखो आप क्या कर सकते थे यहाँ पे कि यहाँ पे बोलो क्या कर देते, डबल वन, 2 2 4 और 1 5, और यहाँ पे क्या लगा देते H, ऐसा आप कर सकते थे। ऐसा करने से क्या होता, रिड्यूसिंग एजेंट भी होता, ये एसिडिक नेचर भी होता, लेकिन मोनोबेसिक एसिड होता, लेकिन वो चीज गलत है, एक्सपेरिमेंटली ये चीज पाई नहीं गई। क्या पाई गई, ये सिर्फ एसिड है और डाइबेसिक एसिड है, वो चीज कैसे प्रूव होगी, कैसे, जब ये वाली स्ट्रक्चर हम बना देंगे हम। अब कुछ समझ में आ रही है ना बातें, तो यानी देखो कुछ कुछ हमें क्रेमिंग करनी होती है, लेकिन वो क्रेमिंग समझ के अनुसार करते हैं, कि क्या बात ध्यान रख ले कि सभी की स्ट्रक्चर हमारी ठीक बन जाए। और कोई डाउट बेटा, और कोई डाउट किसी बच्चे के दिमाग में आई हो तो हम मेरे से पूछ लेंगे। है बेटा डाउट किसी और बच्चे के,
देखो आज मेरे को टॉपिक तो कोई दूसरा कराना था आपको, लेकिन क्योंकि आपने शुरुआत किसी कंपाउंड की स्ट्रक्चर से कर दी, स्ट्रक्चर वाला टॉपिक भी मेरे को आपको किसी ना किसी दिन तो कराना ही था। अब क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे जो आपके कंपाउंड बता दिए और जो रिमेनिंग कंपाउंड है उनको भी आज हम साथ के साथ डिस्कस कर ही लेते हैं, एक बार जब स्टार्ट ही कर दिया। तो हम चलते हैं दोबारा से अपने ग्रुप नंबर 15 के ऊपर। तो ग्रुप नंबर 15 के अंदर हम देखें तो जो पहला हमारा एलिमेंट है जिसको आप नाइट्रोजन कहते हैं, इसकी कॉन्बिनेशन हम दोबारा से लिख लेते हैं। तो हमने कॉन्बिनेशन लिखी 1s2 2s2 और बोलो क्या 2p3। ऐसा लिखने से वैलेंस शेल को देखा तो 2s में देखो 2 इलेक्ट्रॉन हमने शो किए और 2p के अंदर ये 3 इलेक्ट्रॉन हर्ट्ज रूल के अनुसार हमने लिख दिए। क्लियर हो गया इतना? अब उसके बाद अब हमारे पास स्ट्रक्चर आनी शुरू हो जाएंगी। जैसे पहला कंपाउंड हमने लिया नाइट्रोजन, तो कौन ले लिया N2 नाइट्रोजन। जब नाइट्रोजन लिया तो हम क्या करेंगे, एक नाइट्रोजन लिया 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसके पास 1 2 3। दूसरा नाइट्रोजन है इसके पास भी 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, रिमेनिंग 2 बॉन्ड आपके पाई बॉन्ड होंगे और 3 बॉन्ड बनाने के बाद हर नाइट्रोजन के पास क्या होता है, एक लोन पेयर बच जाता है। तो ये स्ट्रक्चर बन गई आपकी N2 की। किसकी बन गई? क्लियर हो गया? उसके बाद हम साथ के साथ अब हम स्ट्रक्चर यहाँ पे कॉन्बिनेशन लिख देते हैं ऑक्सीजन की भी 1s2 2s2 और बोलो क्या 2p4 हमने लिख दिया। और यहाँ पे जब लिखा तो आपने देखा सल्फर ऑक्सीजन के पास ये 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 एंड 4 ऐसे करके। अगर कई बार कंडीशन ऐसी आ जाती है जब ऑक्सीजन क्या करता है अपने पेड इलेक्ट्रॉन को अनपेड इलेक्ट्रॉन को पेड अप कर लेता है, देखो ये बैकशिफ्ट, और जिसकी वजह से ऑक्सीजन के पास ये एक एक्स्ट्रा क्या क्रिएट हो जाता है वैकेंट ऑर्बिटल। अदरवाइज आपको पता है कि यहाँ पे भी ऑक्सीजन के केस में वैकेंट डी होता नहीं, डी तो होता नहीं, लेकिन कई बार बैकशिफ्ट होके ऐसे ऑक्सीजन के केस में ऐसा होता है। कब होता है कहाँ होता है देखो बताते हैं। अब हमने ऐसे ही जो पहला एलिमेंट नाइट्रोजन का लिया था ऑक्सीजन को ले लेते हैं। एक ऑक्सीजन ली हमने, आप इसकी नॉर्मल स्टेट देखें जिसमें आपको दिख रहा है 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, एक और एक 2। ऐसे दूसरी ऑक्सीजन है उसके पास भी 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, पहला बॉन्ड सिग्मा बना, दूसरा बॉन्ड पाई बना। ऐसा करने के बाद 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर हो गया दूसरा लोन पेयर हो गया, एक लोन पेयर हो गया दूसरा लोन पेयर हो गया। स्ट्रक्चर ऑक्सीजन की बन गई। बोलो किस चीज की बन गई? दैट इज द स्ट्रक्चर। बोलो क्या? O2। ठीक हो गया इतना? अब उसके बाद हुआ क्या आप ध्यान से देखें। अगला जो कंपाउंड हमारे पास आ गया वो ओजोन आ गया, ओजोन। तो फिर क्या करें, देखो ये हमने दोबारा से आपके सामने स्ट्रक्चर तो बना दी ऑक्सीजन की, जिसमें आपको दिखाई दिया कि ये ऐसे लॉन पेयर दिखा दी हर ऑक्सीजन के पास 2 बॉन्ड बनाने के बाद। अब एक थर्ड ऑक्सीजन आ गई। थर्ड ऑक्सीजन कौन से वाली हो? 2 तरह की कॉन्फिगरेशन पॉसिबल है ऑक्सीजन की। एक पहले वाली जो नॉर्मल स्टेट जिसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड पेयर और 2 लॉन पेयर। अब ये ऑक्सीजन जो आई, इस ऑक्सीजन ने कहा क्योंकि स्ट्रक्चर ओजोन की बनानी थी, स्ट्रक्चर बोलो किसकी बनानी है? ओजोन की। ये ऑक्सीजन किसी भी ऑक्सीजन के पास जाती है, देयर इज नो पॉसिबिलिटी। अगर ये ऑक्सीजन ऊपर वाली स्टेट के अनुसार अपना एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, अपना दूसरा अनपेड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, और ये 2 क्या है? एक लोन पेयर, और ये क्या है? एक लोन पेयर है ना। 2 लोन पेयर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ ये घूमती है इधर, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो कोवलेंट बॉन्ड ही होगा। तो कोवलेंट बॉन्ड ये ऑक्सीजन बना नहीं सकती क्योंकि इसने तो 2 ही बॉन्ड बनाने थे। इस ऑक्सीजन ने अपने 2 बॉन्ड पूरे बना लिए, इस ऑक्सीजन ने भी अपने 2 बॉन्ड कंप्लीट कर लिए, वैलेंसी कंप्लीट हो गई ना, लोन पेयर बच गए। अब करें क्या? अब क्या ओजोन बननी चाहिए? नहीं बननी चाहिए, पॉसिबिलिटी नहीं है ना। नाउ देयर इज वन अनदर पॉसिबिलिटी। वो क्या? जो ये अकेली ऑक्सीजन आई, जरूरत इसकी है, इसने क्या किया? अपने पेड इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? पेड अप। अब ये आ गई कुछ इस स्टेट के अंदर। बोलो वो स्टेट क्या है? ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर, ये दूसरा और तीसरा, देखो सेकंड लोन पेयर, थर्ड लोन पेयर, और इस ऑक्सीजन के पास ये ऑर्बिटल बोलो क्या हो गया? वैकेंट 2p ऑर्बिटल हो गया। और ये कोई भी एक ऑक्सीजन के पास अब ये जाएगी तो अब ये ऑक्सीजन कह सकता है कि हाँ ये भाई जो आपके पास जो ये वैकेंट ऑर्बिटल है इस ऑक्सीजन के पास, और मेरे पास जो ये ऑर्बिटल है जिसके अंदर बोलो क्या था? लोन पेयर। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर वाली ऑक्सीजन के थे, O2 वाली ऑक्सीजन के। ये डोनर हो गया, इसने अपने इलेक्ट्रॉन बोलो क्या किए? डोनेट किए हैं इधर। ये डोनर है, ये एक्सेप्टर है। इस तरह से बॉन्ड बन गया। इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यही स्ट्रक्चर ड्रा करें। आप एक चीज और हमेशा ध्यान रखेंगे, जब कभी भी आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पे बनाया, तो उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के दौरान आपको क्या बात ध्यान रखनी है? या तो आप एरो ही लगाएं। अगर आपने एरो लगा दिया
तो ये जो डोनर है इसके ऊपर आप पॉजिटिव चार्ज नहीं लगाएंगे, एक्सेप्टर के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं लगाएंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर दूसरी स्ट्रक्चर आप बनाए तो ये O लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड लिखेंगे, O लिखेंगे, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगाएंगे और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। या तो आप ऐसे बनाए या ऐसे बनाए, अब ये एरो ऐसे दिखा के और फिर पॉजिटिव नेगेटिव लगाएंगे तो स्ट्रक्चर गलत है। ऐसा आप देखना अपने प्रीवियस ईयर किसी क्वेश्चन के अंदर, ऑब्जेक्टिव टेस्ट के अंदर आपको ऐसी स्ट्रक्चर मिलेगी, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज करेक्ट फॉर द ओजोन, ओजोन के लिए कौन सी स्ट्रक्चर ठीक है। क्लियर हो गया बेटा, आगे बात समझ में यहाँ तक। तो अभी हमने कौन सी स्ट्रक्चर बना दी, किस चीज की बना दी है, ओजोन की भी बन गई। तो ये ओजोन की बन गई। अब ओजोन की बना दी तो उसके बाद अब हम चलते हैं दोबारा से इधर। अगर नेक्स्ट कंपाउंड हमने N2 के बाद ले लिया N2O, N2O, N2O क्या होता है, लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड जिसे कहते हैं, जो एनेस्थीसिया के लिए भी यूज करते, थोड़ा सा बेहोश करने के लिए भी यूज किया जाता है। आपने कई बार देखा होगा ना, एक आधी मूवी के अंदर देखा होगा जिसके अंदर वो नाइट्रस लाफिंग गैस छोड़ देते हैं, वो बंदा हंसता ही रहता है, हंसता ही रहता है। एक पीछे आपने देखा होगा कोई ऐसा था, कुछ ऐसे बता रखा था, यानी किसी को परेशान करना हो, मान लीजिए कोई ऐसी बुरी खबर है कहीं पे जहाँ पे बंदे को हंसना नहीं चाहिए, कोई ऐसी सिचुएशन में, लेकिन वहां पे वो क्या कर रहा है, वो वहां पे जाके ये गैस आपने उसको सुंघा दी, जहां पे उसको मायूस होके बैठना चाहिए क्योंकि खबर ऐसी है, सिचुएशन ऐसी है, वहां पे अगर ये सुंघा दी तो अपने आप को रोक नहीं पाता, वो चाहता है कि मैं भी मायूस बनूं, लेकिन हंसता रहेगा, हंसता ही रहेगा बिल्कुल। ये रियल फैक्ट है, ऐसा आप देख भी सकते हैं, काफी इस चीज के ऊपर काफी यानी छोटी छोटी क्लिप भी बनी हुई है, मूवीज भी है, रियल फैक्ट भी ऐसे शो करके दिखा रखा है। तो ये चीज मैंने इतनी सारी आपको क्या क्यों बोल दी, क्योंकि आपको ताकि ये शब्द याद रहे, एग्जाम में आ जाए, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ लाफिंग गैस, तो आप लिख पाए N2O, और इसका नाम क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड। क्या नाम है इसका, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं है। क्या नहीं है, अब देखो नाइट्रिक ऑक्साइड का फार्मूला होता है NO, क्या होता है बोलो, NO, दैट इज द नाइट्रिक ऑक्साइड। ये कौन होता है, अब इन दोनों की स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं साइमल्टेनियसली, बिल्कुल आजू बाजू। देखो नाइट्रिक ऑक्साइड को अगर हम देखें तो इसमें एक नाइट्रोजन है और एक बोलो क्या है, ऑक्सीजन। सिंपली कॉन्फ़िगरेशन हमने ऊपर लिख रखी है, स्ट्रक्चर आपको ड्रा करनी है, तो क्या दिखा, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाए, ऑक्सीजन को तो दो ही बॉन्ड बनाने हैं, दो ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास, है ना। तो इस नाइट्रोजन के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, लेकिन दो तो इसके यूज हो गए, पहला सिग्मा बॉन्ड बनाने में और दूसरा पाई बॉन्ड बनाने में। अब नाइट्रोजन का थर्ड अनपेड इलेक्ट्रॉन वो अनपेड फॉर्म में ही है, प्लस जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, वो लोन पेयर एक बच गया, वो तो है ही। ऑक्सीजन के पास जो 2 लोन पेयर बचे हुए हैं 2 बॉन्ड बनाने के बाद, वो तो है ही। और आपने नाइट्रिक ऑक्साइड में क्या खास चीज देखी, आपने देखा इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट में भी आते हैं काफी बार, आपने देखा होगा ऐसा आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैव अनपेड इलेक्ट्रॉन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज क्या बोलते हैं, कैसा इलेक्ट्रॉन है ये, ओड इलेक्ट्रॉन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखे तो आप उसे पैरामैग्नेटिक कह देते हैं। तो इस तरीके से जब कोई क्वेश्चन आए तो उसका जवाब जब हम देते हैं तो किस बेसिस पे दे सकते हैं, सिर्फ स्ट्रक्चर ड्रा करने के बाद, पहले नहीं दे सकते। तो हमने स्ट्रक्चर ड्रा किया, आपको दिख गया कि इसके पास ओड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर है इसका। क्लियर हो गया ना इतना। अब उसके बाद आगे देखो N2O पे चलते हैं। अब N2O की स्ट्रक्चर बनाए तो कैसे बनाए, देखो एक नाइट्रोजन है, 2 ऑक्सीजन, एक दो नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो क्या पॉसिबिलिटी आपको दिख रही है कि भाई नाइट्रोजन के बीच, तो जैसे आपने ऊपर देखा था 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन दोनों के पास थे, पहला सिग्मा बॉन्ड बना और उसके बाद 2 बन गए पाई बॉन्ड बन गए ना। फिर एक ऑक्सीजन आती, नाइट्रोजन के पास, इसके पास भी एक लोन पेयर, इसके पास भी एक लोन पेयर, है ना। ओजोन की स्ट्रक्चर इसलिए आपको पहले बताई गई थी। तो आपने क्या देखा, क्या करें अब हम, ये जो ऑक्सीजन है अभी किस स्टेट में आए, जैसे ओजोन में हुआ, ये नीचे वाली स्टेट जिसमें पेयर अनपेड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हो जाते हैं, ऑक्सीजन के पास 3 नॉन पेयर बन गए, एक वैकेंट ऑर्बिटल रह गया, जैसे यहाँ पे था। तो ऐसा ही यहाँ पे हुआ कि ये 3 लॉन पेयर हो गए ऑक्सीजन के पास और एक इसके पास, बोलो क्या है, ये वैकेंट ऑर्बिटल। यहाँ पे इस नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन थे आपके ऑर्बिटल में, इनके बीच में ओवरलैपिंग हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, बोलो कैसा बॉन्ड बन गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। स्ट्रक्चर बन गई नाइट्रस ऑक्साइड की, किसकी स्ट्रक्चर बन गई, नाइट्रस ऑक्साइड की, N2O की स्ट्रक्चर बन गई। ये किसकी स्ट्रक्चर थी, NO। ठीक हो गया। अब उसके बाद अगला जो कंपाउंड अब हम लेंगे वो कंपाउंड आपका होगा NO2। अब हम NO2 को ले लेते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब इसमें क्या देखा आपने, देखा एक नाइट्रोजन और 2 बोलो क्या है यहाँ पे, ऑक्सीजन। देखो इसका अब क्या करें,
आपने ये देखा कि जब भी हम ये स्ट्रक्चर बनाएंगे NO2 की, अगर हम एक O को हटा दें, है ना, तो NO बन गया। NO कैसे बना था, जो आपने देखा था कि ऑक्सीजन के पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास जो 3 थे उनमें से 2 तो हो गए यूज, ऐसे यूज हो गए। अब क्या करें, अब नाइट्रोजन के पास एक तो लोन पेयर है और एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब नेक्स्ट ऑक्सीजन आती, नाइट्रोजन ने कहा कि भाई ऑक्सीजन ना वैसे करो कि आपके पास जो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 2 में से एक मेरे पास यूज कर लो, एक आपका पड़ा रहेगा, 2 लोन पेयर। ऑक्सीजन ने कहा नो, नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। आप अपने अनपेड इलेक्ट्रॉन को लिए बैठे रहो, आप NO ही अच्छे हो। इसने कहा NO2 को बनना, तो कैसे बने, इन्होंने अपनी पोजीशन चेंज की, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन ऊपर आ गया, यहाँ पे बोलो कौन आ गया, लोन पेयर। अब ये ऑक्सीजन आई, इसने कहा कुछ मैं करूं कुछ तुम करो, है ना? तुम अपने लोन पेयर इधर लेके आओ, और उसके बाद ये 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये हो गया हमारा वैकेंट ऑर्बिटल, और ये इसके पास बोलो क्या है, लोन पेयर। बोलो कैसा बॉन्ड बन सकता है, बोलो कैसा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये आपका ऑर्बिटल नाइट्रोजन का, ये ऑर्बिटल ऑक्सीजन का, ये लोन पेयर थे, बोलो किसके, नाइट्रोजन के थे। देखो इस टाइप से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया ऑक्सीजन के साथ, और एक बोलो क्या रह गया इस ऑर्बिटल में, अनपेड इलेक्ट्रॉन। इसलिए ये भी एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसी है, ये भी, इसका नेचर भी पैरामैग्नेटिक होता है। बोलो कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। एक चीज और मैं बता दूं, जो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आप देखते हो, ऐसा पूछा जाता है कि वो कितने कितने हैं एन डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड, एन और ओ के बीच डबल बॉन्ड वाले कितने हैं, NO बॉन्ड, ऐसे लिखाता है एन डबल बॉन्ड, ये कितने हैं किसी भी कंपाउंड में, जैसे इसमें बोलो कितने, ये तो एक ही है, ये तो सिंगल बॉन्ड वाला है। कुछ हो गया ना, ऐसे जैसे पीछे हमने देखा था अभी कुछ स्ट्रक्चर जो आपने मेरे से आते ही पूछी थी, जिसमें OH बॉन्ड कितने हैं, OH बॉन्ड 1 है, 2 है, 3 है, यानी नंबर ऑफ बॉन्ड के बेसिस के ऊपर भी किस टाइप के बॉन्ड, वो एग्जाम में अक्सर पूछे गए हैं। आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आप देखेंगे, तो इसलिए स्ट्रक्चर जो भी दिखे, जो भी उसमें आपको अपनी आंखों से दिख रहा है, जो आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं उस स्ट्रक्चर के अंदर, हर बात अपने आप में क्वेश्चन है। वो तो एग्जामिनर की मर्जी है, जो उसने बोल दिया भाई क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो मींस ये स्ट्रक्चर बन गई, बोलो किसकी बन गई, NO2 की, पैरामैग्नेटिक नेचर, फ्री रेडिकल है इसके पास। अकेले इलेक्ट्रॉन को बोलो क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल कह देते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन कह देते हैं। अब उसके बाद देखो अगली स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, वो हम बनाते हैं इसकी डबलिंग। अगर हम कर दें, अगर हम NO2 की डबलिंग कर दें, NO2 की डबलिंग मल्टीप्लाइड बाय 2, तो क्या बनेगा, N2O4। तो हुआ क्या, एक नाइट्रोजन, इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये डबल बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये स्ट्रक्चर बोलो किसकी बना दी हमने यहाँ पे, NO2 की। ऐसे ही दूसरा NO2 आ गया, देखो दूसरा NO2 आ गया, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन, दोनों अनस्टेबल है स्पीसी। देखो जब ऑड इलेक्ट्रॉन होता है वो स्पीसी कुछ अनस्टेबल तो होती है, इतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, दोनों मिल गए और बन गया बोलो क्या, N2O4। अब इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन अब नहीं है ना, किसी भी नाइट्रोजन में बचा ही नहीं, N2O4 बन गया, मतलब ये डायमैग्नेटिक है। बोलो कौन है अब ये, डायमैग्नेटिक। अब ये पैरामैग्नेटिक नेचर रहा नहीं, NO2 का पैरामैग्नेटिक नेचर था, N2O4 का पैरामैग्नेटिक नेचर नहीं, इसके पास कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब उसके बाद अगली स्ट्रक्चर अगर कोई आपसे बनवा लिखी N2O5 की बनाए, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की बनाए, तो फिर आप क्या करेंगे, ये नाइट्रोजन हमने ले लिया, ये डबल बॉन्ड हमने बना दिया, ये इधर बना दिया ऑक्सीजन, ये एक आ गया, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गया, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक ऑक्सीजन आ गई बीच में। अब क्या करें, ऑक्सीजन के पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड इधर नाइट्रोजन के साथ, एक इधर, ऑक्सीजन के पास जो 2 लोन पेयर थे वो तो थे ही थे। स्ट्रक्चर बन गई N2O5 की, किसकी बन गई, तो इस टाइप से ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड थे सारे, बोलो कौन थे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो इस टाइप से आप नाइट्रोजन के ऑक्साइड की स्ट्रक्चर को याद कर सकते हैं। यहां तक कोई डाउट, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, पूछना भी किसी बच्चे को कुछ, कोई दिमाग में कोई क्वेश्चन उठा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। एक चीज मैं आपसे पूछ लेता हूं कि मान लो आपके कोई कंपाउंड आपसे पूछ लिया गया, जैसे फॉर एग्जांपल, क्लियर कर दूं बोर्ड को, जो ये एक कोई कंपाउंड लिखता हूं आपके सामने, मैं ये देखूंगा कि आप जो भी कंपाउंड को मैं कह दूं कि इसको हीट कर दें, नंबर 15 का कोई प्रोडक्ट बनने वाला है, प्रिपरेशन हम बाद में देखेंगे उन कंपाउंडों की जो आपके सिलेबस में। मान लीजिए मैंने लिख दिया अमोनियम नाइट्राइड,
ऐसे यूज करेंगे आपको। और मैंने कह दिया इसको बस हीट कर दो, बोलो क्या बनना चाहिए, क्या बनता हुआ दिख रहा है? अगर मैं लिख दूं अमोनियम नाइट्रेट तो क्या बनता हुआ दिख रहा है आपको? ऐसे मान लो हीट कर दे, देखो साफ साफ दिख रहा है H4 है, ऑक्सीजन 2 है। वाटर का फार्मूला आप सभी जानते हो, H2O होता है, डबलिंग कर दे तो H4 हो गए, ऑक्सीजन 2, H4 और ऑक्सीजन 2 हो गए ना ऐसे। तो बचा कौन? 2 नाइट्रोजन बच गई, तो बोलो क्या बन गई? नाइट्रोजन गैस बन गई। यहाँ पे भी इसी टाइप से H4 और इससे अगर हम इसी टाइप से वाटर मान लीजिए हम बनाते हैं, तो बोलो कौन बन गया? N2O बन गया। बोलो कौन बन गया? एक ऑक्सीजन, N2O बन गया। आगे कंसर्न। तो यानी मैं आपको ये बता रहा हूं कई बार ऐसा पूछा जा सकता है, तो उस वक्त हमें ना भी पता हो कि क्या बनने वाला है, तो अपनी जो कॉमन सेंस होती है उसके बेसिस के ऊपर भाई क्या क्या कंपाउंडों के नाम हमने आज तक सुन रखे हैं, क्या क्या बन सकते हैं, उसके आधार के ऊपर भी कई बार हमारे क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं। तो उनमें से कुछ ये आपके सामने मैंने आपको लिख के यहाँ पे दिखा दिया। अब मैं आपको एक चीज और यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो चीज अभी हमने लिखी यहाँ पे, उसके लिए मैं एक वर्ड यूज करूंगा यहाँ पे, उसे कहते हैं एनहाइड्राइड। शायद मैंने पहले भी कभी आपको बताया, मेरे को ध्यान नहीं। एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड का मतलब वाटर लॉस होने के बाद बनने वाली स्ट्रक्चर को उसका एनहाइड्राइड कहा जाता है। जैसे अभी जो आपने यहाँ पे लिखा था अमोनियम नाइट्राइट या अमोनियम नाइट्रेट, जैसे हमने लिख दिया है ना, इसके अंदर से सिर्फ वाटर लॉस करवा दें आप। वाटर अगर हम हटा दें इसके अंदर से वाटर, जैसे 2 मोल मैक्सिमम जितने निकल सकते हैं, तो उसके बाद जो चीज बनी वो बोलो कौन? N2। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए क्या N2 अमोनियम नाइट्राइट का एनहाइड्रस फॉर्म है, तो आप कहेंगे बिल्कुल है, क्योंकि उसके अंदर से वाटर लॉस होने के बाद वो चीज उसके अंदर से बनी है। क्लियर हो गया? ऐसे ही इसके अंदर से अगर आपसे पूछा जाए तो वाटर निकलने के बाद बोलो क्या बना? N2O। तो ये क्या है? दैट इज द एनहाइड्राइड ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। ये क्या है? एनहाइड्राइड ऑफ अमोनियम नाइट्राइट, ऐसे करके। सिमिलरली मान लीजिए मैं आपके सामने ये लिख देता हूँ H2SO4, तो इसके अंदर से आपने वाटर लॉस कर दिया, वाटर निकाल दिया, बोलो क्या बन गया? SO3। क्या बच गया? SO3। SO3 क्या है? इट इज द एनहाइड्राइड ऑफ H2SO4। मान लीजिए मैं लिख दूं सल्फ्यूरिक एसिड की बजाय सल्फ्यूरस एसिड लिख दूं, फिर से वाटर निकाल दिया, तो बोलो क्या बन गया? ये H2O SO2। SO2 तो ये क्या है? SO2 इज एन एनहाइड्राइड ऑफ H2SO3। मान लीजिए मैं आपके सामने यहाँ पे लिख देता हूँ कि HNO3 लिख दिया, मान लीजिए मैंने, हमने वाटर लॉस करवाया, तो वाटर लॉस इसमें ऐसे तो होगा नहीं, 2 H ही नहीं दिख रहे, तो हम इसके 2 मोल लिख के लिख देते हैं ऐसे, HNO3 लिख दिया, तो H2 हो गया, H2 हो गया, एक ऑक्सीजन निकल गई, बोलो क्या बन गया? N2O5। तो N2O5 क्या है? एग्जाम में लिखा जाए किसी स्टेटमेंट में, N2O5 इज द एनहाइड्राइड ऑफ HNO3। मान लीजिए आपका नाइट्रस एसिड आ गया HNO2, और इसमें से मान लीजिए वाटर लॉस करवाना, तो इसके उसी टाइप से 2 मोल लिखने पड़ेंगे, क्योंकि और तो है नहीं, तो क्या करें? वाटर निकल रहा इसके अंदर से, और क्या बन गया? N2O3। N2O3 वाटर लॉस होने के बाद, तो N2O3 क्या है? एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड है, HNO2 का एनहाइड्राइड है। तो कहने का मतलब ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप क्या कर दो? सिर्फ वाटर लॉस करवा दें उसके अंदर से। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं ये लिख दूं H3PO4, फास्फोरिक एसिड आपने देखा था, इसके अंदर से वाटर लॉस करवाना है, तो वाटर लॉस जब करवाया तो क्या बना बोलो? फास्फोरिक एसिड के अंदर से देखो H2 निकल गए, तो H रह गया और एक P रह गया, एक ऑक्सीजन चली गई, तो HPO3 बन गया। HPO3 में H अभी भी बाकी है, तो इट मींस इसको फिर 2 बार लिखें, और जब तक करते रहे जब तक कि H फिनिश ना हो जाए। तो फिर आपने H2 किया, एक ऑक्सीजन गया, तो बोलो क्या बन गया? P2O5 बन गया ना, P2O5। तो P2O5 एनहाइड्राइड है, बोलो किस चीज का? H3PO4 का। अगर इसी टाइप से अगर मैं यहाँ पे लिख दूं H3PO3, तो क्या होगा? इसी टाइप से आप वाटर लॉस करवाएं, और वाटर लॉस करवाने के बाद बोलो क्या बना? HPO2। और दोबारा से इसको लिख दें क्योंकि H अभी बाकी है, फिर से वाटर लॉस करवाएं, और वाटर लॉस करवाने के बाद बोलो क्या बना? P2O3। तो P2O3 क्या है? एनहाइड्राइड ऑफ H3PO3, फास्फोरस एसिड का एनहाइड्राइड है। क्लियर हो गई ना बातें? तो ऐसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ऑन द टॉपिक, जिसे कहते क्या है? एनहाइड्राइड, ऐसे करके। अब कोई डाउट कुछ पूछना हो, जो पॉइंट मैंने अभी आपको बोला उसके अंदर से, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। पूछना है भी किसी बच्चे को? तो ये बेसिक फैक्ट होते हैं, कुछ छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान रखनी होती हैं।
आप इनको जरूर ध्यान रख लेंगे, ठीक है बेटा। मान लीजिए मैं आपके सामने है ना वैसे ही कोई फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। मैंने लिख दिया H4P2O7, लिख दिया वैसे ही, लिख दिया, और मैंने कहा कि इसकी स्ट्रक्चर बना दो, लिख दिया बस वैसे। तो फिर आप क्या करेंगे सर, जो कोशिश करके देखते हैं, आप ऐसा कहेंगे, आप ये कहेंगे सर इसके अंदर तो दो तो सेंट्रल एटम हो गए, दो फास्फोरस हमने लिख दिए, उसके बाद हमने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, उसके बाद सेंट्रल एटम कौन जो सबसे ज्यादा बॉन्ड बनाता है, जिसकी वैलेंसी सबसे ज्यादा है, तो वैलेंसी सबसे ज्यादा जैसे फास्फोरस की हो गई, तो आपने सबसे पहले पी का नाम लिख दिया, दो पी लिख दिए। उसके बाद दूसरी बारी आई, ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन तो एक बना, फिर ऑक्सीजन की टर्न आ गई। अब ऑक्सीजन तो 7 है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करें, 3 ऑक्सीजन एक फास्फोरस के लिए लिख दें, 3 ऑक्सीजन दूसरे फास्फोरस के लिए लिख दें, एक ऑक्सीजन को बाद में देखते हैं। अब उसके बाद क्या करें, अब उसके बाद ऐसा करेंगे कि आपके जो बात आपको बताई गई थी कि फास्फोरस के बॉन्ड पूरे करने शुरू करते हैं, पहले आपने रफ टफ मेथड यूज किया, आपने क्या किया, चलो डबल बॉन्ड बना देते हैं, डबल बॉन्ड बना देते हैं, तब एक बना देते हैं, 5 हो गए, दो दो चार 5, उससे ज्यादा बना नहीं सकते। फिर आपने ऐसे ही ऐसे किया, दो बना देते हैं, दो बना देते हैं, एक बना देते हैं, 5। लेकिन ऐसा करने से ये जो पूरा कंपाउंड में एक करना है, एक तो हुआ नहीं ना, इनको भी तो आपस में कुछ कनेक्ट करना होगा, अभी तो एक ऑक्सीजन और भी बाकी है, तो क्या करें। फिर आपने सोचा चलो इनको जोड़ना है ना, तो एक काम करते हैं, एक बॉन्ड यहां से हटा देते हैं, एक बॉन्ड यहां से हटा देते हैं, क्योंकि इनकी भी लिंकेज करनी जरूरी है। तो 1 2 3 4 फास्फोरस के हो गए, 1 2 3 4 फास्फोरस के हो गए, बीच में ऑक्सीजन आ गए, ऑक्सीजन को तो दो बॉन्ड बनाने हैं, एक बॉन्ड फास्फोरस का इधर बन गया, एक इधर बन गया, सबके बॉन्ड पूरे हो गए। अब बच गए H। अब H को गिनना जरूरी कि H कितने हैं, क्योंकि जो बच गए दूसरे एटम ऑक्सीजन उनकी वैलेंसी भी पूरी करनी है। अब H उतने ही होने चाहिए ताकि वैलेंसी आपस में पूरी हो जाए। एक एक करके शुरू करते हैं, एक हाइड्रोजन आ जाए तो इस ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी, दूसरा आ जाए तो इसकी पूरी, थर्ड आ जाए तो इसकी पूरी, फोर्थ आ जाए तो इसकी पूरी, तो इस टाइप से बन गया, बोलो कौन, H4P2, बोलो कौन बन गया, H4P2O7। कोई आपको कह दे H4P2O7 की बजाय H4P2O6 की स्ट्रक्चर बनाए। अब इसमें एक ध्यान दे, जो चीज मैं आपको कहना चाहता था, जो कंपाउंडों की स्ट्रक्चर में अक्सर पूछी जाती है ऑब्जेक्टिव टेस्ट में, आमतौर पे आपसे सब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, क्या ये स्ट्रक्चर ऐसी है जिसमें पीओपी बॉन्ड हो, मतलब कहने का मतलब जिसमें दो फास्फोरस के बीच में एक ऑक्सीजन हो, उसको कहते हैं पीओपी बॉन्ड। बोलो पीओपी बॉन्ड कितने हैं, अगर है तो एक ही है। क्या पी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड है इसमें, है तो कितने हैं, एक और एक दो है, कुछ आई बात समझ में। तो यानी ऐसे ही OH बॉन्ड कितने हैं, पी सिंगल बॉन्ड हो कितने हैं, वो आप काउंट कर सकते हैं। कहने का मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आमतौर पे स्टेटमेंट की फॉर्म में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट करके आपके अक्सर डिफरेंट एग्जामिनेशन के अंदर दिए जाते हैं, पूछे जाते हैं। अगर मैं सिर्फ यहाँ पे H4P2O7 की बजाय अगर 6 कर दूं, तो आप कौन सी ऑक्सीजन को हटाना पसंद करेंगे, आप इसको हटाना पसंद करेंगे। ऐसे करने के बाद फास्फोरस का एक बॉन्ड कम हो गया, आप इनको आपस में जोड़ते हैं, वैलेंसी पूरी होगी ना फास्फोरस की। आपने क्या देखा, इसमें पीपी बॉन्ड भी है। आपने जो पहले कंपाउंड लिखा था H4P2O7, क्या उसमें कोई पीपी बॉन्ड था, नहीं था। इस H4P2O6 में है इसमें तो फिर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज पीपी बॉन्ड, आ जाएगा H4P2O6 लिखा हुआ, H4P2O7 लिखा हुआ, H3PO4 लिखा हुआ, कोई और लिखा हुआ, ऐसे नाम आ जाएगा। जब आप उनकी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो फिर आपको पता चल जाता है कि हाँ किसके अंदर पीपी बॉन्ड है, किसके अंदर पीओपी बॉन्ड है। ऐसे करके आप पर्टिकुलर सही स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब उसके बाद देखो मैं अगला जो एग्जाम्पल लूंगा आपके सामने, और बात वही के फास्फोरस के 5 बॉन्ड पूरे होने चाहिए थे। मैंने बताया था हाइड्रोक्सी एसिड में पेंटावेलेंट होना चाहिए था, हमने पेंटावेलेंसी का ध्यान रखा तो अपने स्ट्रक्चर को पूरा कर दिया हाइड्रोक्सी एसिड और फास्फोरस के अंदर, ठीक हो गया। अब उसके बाद देखो हम सिंपल से कंपाउंड लेते हैं, मान लीजिए मैंने लू P4O6, मान लीजिए मैंने लू P4O8, मान लीजिए मैं नाम लिख दूं यहाँ पे P4O10, तो क्या करें, ऐसे करें। अब हम क्या करें इसके अंदर, तो क्या करेंगे कि फास्फोरस 4 है तो चारों फास्फोरस ले ले, 1 2 3, ठीक हो गया। उसके बाद अब क्या करें, अब ये ऑक्साइड आ गए हैं, अब आप इसको इंटरमिक्स नहीं करेंगे किस चीज के साथ, हाइड्रोक्सी एसिड के साथ। जो बात मैंने बताई थी आपको ध्यान रखनी है कि पेंटावेलेंसी की बात ध्यान रखनी थी फास्फोरस की, वो सिर्फ और सिर्फ किसमें ध्यान रखनी थी, हाइड्रोक्सी एसिड में।
नॉट इन ऑक्साइड्स। ऑक्साइड में ऐसा हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अपनी नॉर्मल चलती रहेगी, कभी 3 बॉन्ड बनाएगा, कभी 5 बॉन्ड बनाएगा फास्फोरस, एंड सो ऑन। ठीक हो गया। अब देखो फास्फोरस आ गए और उसके बाद ऑक्सीजन बोलो कितने हैं, 6। हर फास्फोरस के बीच में एक ऑक्सीजन आ गई, हर फास्फोरस के बीच में एक ऑक्सीजन आ गई, क्योंकि बॉन्ड लिंकेज तो हमें पूरी करनी है ना, तो हमने लिंकेज पूरी कर दी। तो ऐसा होने से बोलो किस किस एटम की कमी पूरी हो गई, किसकी वैलेंसी कंप्लीट होती हुई हमें दिख गई। अभी तक हमने 4 फास्फोरस यूज किए, 4 ही ऑक्सीजन यूज की है, 2 इसलिए छोड़ दी ताकि जिसकी भी कमी रह गई उसको हम पूरा कर देंगे। फास्फोरस ऑक्सीजन के क्या 2 बॉन्ड पूरे हो गए, और ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड पूरे, 2 बॉन्ड पूरे, 2 बॉन्ड कंप्लीट, 2 बॉन्ड कंप्लीट, वैलेंसी 2। अब लेकिन फास्फोरस के तो बोलो इस फास्फोरस के कितने बॉन्ड है, 2। कम से कम 3 तो बनाए ना, क्योंकि ग्रुप नंबर 15 का है। नाइट्रोजन की जगह 3 बॉन्ड बनाए, 3 नहीं तो 5 बनाए, क्योंकि अगर अब पेड इलेक्ट्रॉन को अनपेड कर देते, अभी आपको कॉन्जुगेशन लिख के बताया था, तो वैलेंसी 5 हो जाएगी। तो क्या करें, देखो एक ऑक्सीजन को और ले लिया हमने ऐसे, या आमने सामने वाले फास्फोरस इनकी ओवरलैपिंग ऑक्सीजन के साथ हुई, इस फास्फोरस के भी 3, इसके भी 3, ये भी खुश। अब बच गया कौन, एक ऑक्सीजन बाकी। उस ऑक्सीजन की हेल्प से उसको भी अपनी वैलेंसी पूरी करनी है, फास्फोरस की भी पूरी करनी है। बोलो क्या, ये हो गई, इसकी भी पूरी। स्ट्रक्चर बन गई P4O6 की। बोलो किसकी स्ट्रक्चर बन गई, दैट इज द ऑक्साइड ऑफ फास्फोरस। किसके ऑक्साइड है ये, पहले हमने पढ़े थे ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, और ये ऑक्साइड किसके हैं, फास्फोरस के। तो इसमें आपने देखा P4O6 की स्ट्रक्चर बन गई। अब जो P4O6 की स्ट्रक्चर बनी है, P4O8 की बनानी हो तो क्या करें, पहले P4O6 की तो ऐसे ड्रा कर देते हैं, जो भी हमने ड्रा की। बोलो किसकी स्ट्रक्चर ड्रा की थी, अभी जल्दी जल्दी हम वो स्ट्रक्चर देखो ड्रा करते हैं, जो भी हमने ड्रा की थी P4O6 के लिए। ऐसा ही था ना, एक ऑक्सीजन लिख के ऐसे, एक ऑक्सीजन लिख के देख कुछ इस तरह से, ये P4O6 की स्ट्रक्चर है। अब आ गए 2 ऑक्सीजन और एक्स्ट्रा, अब क्या करें, अब वो कौन जो अपनी वैलेंसी को कर सकता है एक्सपेंड, क्या ऑक्सीजन करेगा, नहीं, कौन करे, फास्फोरस। फास्फोरस ही अपनी ऑक्सीजन को, अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड कर सकता है, क्योंकि उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। तो इसीलिए फास्फोरस के अंदर वो टेंडेंसी, तो एक ऑक्सीजन आई तो बोलो वो कौन, फास्फोरस ही था। एक ऑक्सीजन आई तो वो फास्फोरस ही था, तो इसलिए बन गई स्ट्रक्चर। बोलो किस चीज की, P4O6 से P4O8, तो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आ गई। अब 2 एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आने के बाद अब अगर हमें स्ट्रक्चर बनानी हो P4O10, 2 और ऑक्सीजन आ जाए एक्स्ट्रा, तो कौन अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड करेगा, वही उसी टाइप से फास्फोरस में दोबारा से देखो आपके सामने, पहले देखो स्ट्रक्चर हमने बनाई, बोलो किस चीज की, P4O6 टाइप की बन रही है स्ट्रक्चर, है ना, बन गई ना यहाँ पे, और ये ऑक्सीजन ले लिया हमने, ये ऑक्सीजन लिया, P4O6 हो गया। ये एक ऑक्सीजन आ गई, एक ऑक्सीजन आ गई, P4O8 हो गया, ये ऑक्सीजन आ गई, ये ऑक्सीजन आ गई, P4O10 बन गया, क्योंकि फास्फोरस अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड कर सकता है, क्योंकि उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। आगे बेटा बात समझ में। अब यहां तक जो आपने कंपाउंड देखे जो ऑक्साइड थे फास्फोरस के, इनमें से कोई डाउट तो मेरे से पूछ सकते, पूछना बेटा कोई डाउट। तो ये आज जो हमने स्ट्रक्चर अभी अभी देखी, ये स्ट्रक्चर किस किस की थी, आपने देख लिया आज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन ग्रुप नंबर 15 के, आपने देख ली ऑक्साइड ऑफ फास्फोरस ग्रुप नंबर 15 के ही, और जो भी कुछ और भी बचे होंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में कल हम आपको बताएंगे। और आपने देखे हाइड्रोक्सी एसिड किस चीज के, कुछ फास्फोरस के देखे, साथ ही साथ कुछ सल्फर के भी देखे, अभी और भी हैं। उनमें से 2 मैंने आज ड्रा भी की एक्स्ट्रा। हाइड्रोक्सी एसिड आपने देखा H4P2O7 और H4P2O6 भी हमने ड्रा किए थे, वो भी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, पूछा जा सकता है उनका नेचर क्या है, वो डाइबेसिक है, ट्राइबेसिक है, क्या है, उसके बेसिस के ऊपर। तो किस तरीके से आप उन चीजों को ध्यान रखेंगे जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए, एसिडिटी के बारे में आपसे पूछे, बोलो डाइबेसिक है, मोनोबेसिक है, स्ट्रक्चर जरूर ड्रा करेंगे। आपसे पूछे पीओपी बॉन्ड कितने हैं, स्ट्रक्चर जरूर ड्रा करनी है, तभी तो दिख पाएंगे आपको, नहीं तो आपके जो आपका आंसर है, आपका रेस्पॉन्स गलत हो सकता है। ठीक हो गया बेटा। तो फिर भी बेटा कोई डाउट है तो मेरे से पूछें। आज के लिए इतना ही, और पढ़ेंगे कल हम अपने अगले लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे। अब मैं आराम से बैठ जा रहा हूँ, कोई डाउट तो आप मेरे से पूछ लेंगे। आपकी इंग्लिश की क्लास भी आज लास्ट 2 डेज होती है, कौन से डेज है, अच्छा मंडे, ठीक है। कोई डाउट, आप जा सकते।